सौगात की एक बात यह है कि ये 2 घंटे की खबर दुनिया बदलने वाली भी हो सकती है। ये जो 2 घंटे की यात्रा पर संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भारत आए थे, ये छोटी सी यात्रा छोटी मोटी यात्रा नहीं थी। अमेरिका से लेकर रूस तक और चीन से लेकर पाकिस्तान तक में इस यात्रा ने खलबली मचा दी है, खासकर पाकिस्तान में। यह तो आपने सुन लिया होगा कि दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में कई समझौते किए, लेकिन यह यात्रा सिर्फ व्यापार के लिए नहीं थी, बल्कि दुनिया में बहुत बड़े बदलाव हो रहे हैं उनको लेकर थी। बहुत तेजी से दुनिया में कई धड़े बनते जा रहे हैं। अभी तक तो 2 धड़े ही दिख रहे थे कि एक धड़ा अमेरिका का, दूसरा धड़ा रूस का। अमेरिका के साथ यूरोप माना जाता था और रूस के साथ चीन। और मध्य एशिया में जो धड़े माने जाते थे वो थे एक सऊदी अरब का, जिसमें ज्यादातर सुन्नी मुस्लिम आबादी वाले देश हैं, और दूसरा ईरान का धड़ा, जिसमें ज्यादातर शिया मुस्लिम आबादी वाले देश हैं। ईरान वाला धड़ा जाहिर सी बात है कि अमेरिका के खिलाफ माना जाता है, और सऊदी अरब अमेरिका के खिलाफ नहीं माना जाता है। यूएई भी इसी धड़े में माना जाता था, लेकिन एक तो ट्रंप के आने के बाद सब उलट पुलट हो गया। अमेरिका और यूरोप में ही दरार खड़ी हो गई है ग्रीनलैंड को लेकर। सबका ध्यान उस धड़े के टूटने पर लगा हुआ था कि इधर मध्य एशिया में भी एक धड़े में दरारें पड़नी शुरू हो गई। यमन में कई साल से विद्रोह चल रहा है। वहां की सरकार सुन्नी है, हूथी विद्रोही शिया हैं। शिया हूथी विद्रोहियों को ईरान समर्थन देता है, और जो सरकार है वहां की उसको सऊदी अरब समर्थन देता है। और यूएई भी सऊदी अरब के साथ मिलकर यमन की सुन्नी सरकार का साथ दे रहा था अभी तक। लेकिन वहां का घटनाक्रम ऐसा चला है कि पश्चिम एशिया में भी सब उथल पुथल हो गई है। और समझना हमारे लिए भी यह जरूरी है। पश्चिम एशिया का नक्शा आप देखो तो 3 मुख्य समुद्र हैं वहां, फारस की खाड़ी, लाल सागर और भूमध्य सागर। शिया बहुल देश मुख्य रूप से ईरान है। ईरान फारस की खाड़ी के उत्तर में है और बहुत बड़ा देश है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पश्चिम में। ईरान शिया इस्लाम का सबसे बड़ा केंद्र है और खुद को शिया मुसलमानों का रक्षक मानता है। शिया प्रभाव वाले अन्य इलाके हैं, एक तो इराक, ये ईरान के पश्चिम में बड़ा देश है जहां शिया काफी हैं, लेकिन वहां शासन पूरा शिया नहीं है। लेकिन ईरान के समर्थन वाले शिया लड़ाकों के कई गुट हैं वहां। फिर इराक के पश्चिम में सीरिया है, भूमध्य सागर के पूर्व में। यहां लोग तो ज्यादातर सुन्नी हैं, लेकिन बशर अल असद की जो सरकार थी वो अलावाइट शिया सरकार थी, तो वो ईरान के खेमे का देश हुआ करता था जब तक बशर अल असद का राज था। लेकिन उनकी सरकार को उखाड़ फेंका गया, आप जानते ही हैं। और खुद बशर अल असद रूस में जाकर शरण ले चुके हैं। तो ईरान के प्रभाव वाला ये इलाका जो होता था वो अब ईरान के प्रभाव वाला रहा नहीं तब से। फिर सीरिया के पश्चिम में लेबनान है, भूमध्य सागर पर। यहां शिया ज्यादा नहीं है लेकिन मजबूत हैं, और हिजबुल्लाह जैसे समूह हैं यहां जिनको ईरान का समर्थन है। तो ये सब देश एक लाइन से पड़ोसी हैं। ईरान के पश्चिम में इराक, इराक के पश्चिम में सीरिया, सीरिया के पश्चिम में लेबनान। फिर सऊदी अरब के दक्षिण में यमन है जो लाल सागर के पूर्व में है। वहां जो सरकार विरोधी लड़ाके हैं हूथी विद्रोही, वो शिया हैं और ईरान उनका समर्थन करता है। तो ये जो ईरान जिन जगहों पर प्रभाव डालता है, वहां पिछले साल ईरान का प्रभाव कमजोर हुआ है, क्योंकि सीरिया में सरकार में बदलाव हो गया, लेबनान में हिजबुल्लाह पर कई हमले हुए इजराइल के, यमन में हूथी विद्रोही भी कुछ कम मजबूत दिख रहे हैं। दूसरी तरफ हैं सुन्नी देश जो ज्यादा हैं संख्या में। इनमें सऊदी अरब सबसे बड़ा सुन्नी केंद्र है। यह इराक के दक्षिण में है, लाल सागर के पूर्व में, और बहुत बड़ा रेगिस्तानी देश है। सऊदी अरब वहाबी सुन्नी इस्लाम का नेतृत्व करता है। फिर सऊदी अरब के पूर्व में फारस की खाड़ी पर छोटा सा लेकिन अमीर देश है यूएई। यह सऊदी अरब के साथ मिलकर यमन में वहां की सुन्नी सरकार को शिया हूथी लड़ाकों से लड़ने में मदद कर रहा था अभी तक, लेकिन वो मामला गड़बड़ा गया है। फिर फारस की खाड़ी में छोटा देश है बहरीन, सऊदी अरब के पूर्व में, जहां लोग तो शिया हैं लेकिन शासक सुन्नी राजवंश है। बाकी बड़े सुन्नी देशों में मिस्र है, जॉर्डन है, तुर्की है। ये सुन्नी देश अक्सर सऊदी अरब के साथ मिलकर काम करते हैं, खासकर ईरान के खिलाफ। बाकी कुछ देश हैं जैसे कुवैत, ओमान और कतर, जिनकी नीति थोड़ी अलग रहती है। तो ईरान का प्रभाव कम होने से सुन्नी देश मजबूत हो रहे थे
और इसी बीच सऊदी अरब और पाकिस्तान करीब आ गए थे। पाकिस्तान ईरान के पूर्व में है, अफगानिस्तान के पूर्व में, और पाकिस्तान में भी सुन्नी ही ज्यादा है। सितंबर 2025 में सऊदी अरब और पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए, जिसमें हमला होने पर एक दूसरे की मदद का वादा किया गया। अब तुर्की के भी इसमें शामिल होने की बात चल रही है, तो यह कहा जाने लगा कि यह एक इस्लामी नेटो, मुस्लिम नेटो बन रहा है। नेटो से तुलना इसलिए हो रही है क्योंकि नेटो में भी यही है कि अगर किसी एक पर हमला होगा तो सब मिलकर मुकाबला करेंगे। इसमें पाकिस्तान को अपने परमाणु बम के दम पर एंट्री मिली। तो सऊदी अरब और पाकिस्तान और अब शायद तुर्की तो साथ आ रहे हैं, लेकिन यूएई सऊदी अरब के साथ इसमें नहीं है। वजह बनी है यमन की स्थिति। यमन में 2014 से गृह युद्ध चल रहा है। शिया हूथी विद्रोही, जिनको ईरान का समर्थन है, उन्होंने यमन की राजधानी सना पर कब्जा कर लिया था। सुन्नी सरकार के राष्ट्रपति हादी को देश छोड़ना पड़ा। तो 2015 में सऊदी अरब ने यूएई के साथ एक गठबंधन बनाया। दोनों ने मिलकर हादी सरकार के समर्थन में हूथी विद्रोहियों के खिलाफ युद्ध शुरू किया। मकसद था ईरान के प्रभाव को रोकना, सुन्नी सरकार को वापस लाना और क्षेत्र में स्थिरता लाना, क्योंकि यमन सऊदी अरब के दक्षिण में ही है। सऊदी अरब वहां पर स्थिरता चाहता है। सऊदी अरब और यूएई ने हवाई हमले किए, सेनाएं भेजी, दक्षिणी यमन में बंदरगाहों पर कब्जा कर लिया, जैसे अदन शहर जो यमन के दक्षिण में है। ये दोनों सुन्नी देश, सऊदी अरब और यूएई, एक साथ थे, लेकिन यूएई ने दक्षिण यमन पर ज्यादा ध्यान दिया। वहां एसटीसी यानी सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल नाम का एक समूह है जो दक्षिण यमन को अलग देश बनाना चाहता है, क्योंकि 1990 से पहले वो अलग ही था। तो यूएई ने एसटीसी को हथियार दिए, ट्रेनिंग दी, समर्थन दिया, ताकि बंदरगाहों और समुद्री रास्तों पर नियंत्रण रहे, क्योंकि दक्षिण में ही बंदरगाह और समुद्री रास्ते। जबकि सऊदी अरब पूरे यमन को एक रखना चाहता है और यमन सरकार का समर्थन करता है। तो पहली दरार तो सऊदी अरब और यूएई में यह पड़ गई थी कि पूरे यमन को एक रखना है या दक्षिण यमन को अलग देश बनने में मदद करनी है। अब हाल में ऐसी घटनाएं हो गई जिन्होंने दरार और बढ़ा दी। वो क्या हुआ कि 2025 के दिसंबर में यूएई के समर्थन वाले एसटीसी ने हदरामौत और अल महरा जैसे इलाकों पर हमला कर दिया। ये इलाके यमन के पूर्व में हैं और सऊदी अरब की सीमा से लगे हुए हैं, और बड़ी बात यह है कि यहां तेल गैस के भंडार हैं। तो सऊदी अरब ने इसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरा माना। 30 दिसंबर को सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने मुकल्ला बंदरगाह पर बमबारी कर दी और वहां पर यूएई के हथियारों का जहाज आया हुआ था। यानी यमन में हूथी विद्रोहियों से लड़ रहे सऊदी अरब और यूएई ही आमने सामने आ गए। सऊदी अरब ने यूएई पर आरोप लगाया कि वो एसटीसी को सऊदी अरब की सीमाओं की ओर धकेल रहा है। इसके बाद यमन की सऊदी समर्थित सरकार ने यूएई के साथ रक्षा समझौता रद्द कर दिया और यूएई को 24 घंटे में सेनाएं हटाने को कह दिया। यूएई ने अपने ऊपर लगे आरोप खारिज तो कर दिए, लेकिन 3 जनवरी 2026 तक अपनी बाकी सेना यमन से हटा ली। तो अब सऊदी अरब और यूएई के बीच दरार पूरी पड़ चुकी है और अब इसके बाद यूएई के राष्ट्रपति आए भारत। तो अब इस 2 घंटे के दौरे का महत्व समझिए। ईरान अमेरिका से उलझा हुआ है, सऊदी अरब पाकिस्तान और तुर्की के साथ गठबंधन बना रहा है। हालांकि भारत के रिश्ते सऊदी अरब से भी अच्छे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के साथ गठबंधन बना रहा है, तो वो पेच तो है ही। ऐसे में यूएई भारत के साथ समझौते कर रहा है, यानी सऊदी अरब के साथ अगर पाकिस्तान दिख रहा है तो यूएई के साथ अब भारत है। तो ये दौरे फोटो खिंचवाने के लिए नहीं होते। जितने घंटे भारत पहुंचने में लगते हैं हवाई जहाज में, उतने टाइम के लिए अगर यूएई के राष्ट्रपति आए तो आप समझ लीजिए शतरंज की चालें कैसी चली जा रही हैं। 100 बात की एक बात।